जीएवी की अलग अलग सिचुएशंस में से हमने 3 देख ली है। एक तो अनरियलाइज रेंट वाली, एक वैकेंसी वाली और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी जीएवी हमेशा निल आएगी। कोई भी डाउट किसी को इन तीनों में? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? अभी आगे स्टार्ट करते हैं हमारा सिचुएशंस ऑफ जीएवी में। आप नेक्स्ट लिखिए 4th सिचुएशन। 3 सिचुएशन हमने लिख ली थी जीएवी की। पहला, अगर अनरियलाइज रेंट है तो एक्चुअल रेंट में से माइनस करना है। दूसरा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जीएवी निल आती है। तीसरा, अगर वैकेंसी है तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट प्लस एक्चुअल और वैकेंसी को कंपेयर करना है। एक्सपेक्टेड रेंट और इधर एक्चुअल प्लस वैकेंसी रेंट को कंपेयर करना है। एक्सपेक्टेड ज्यादा आता है तो एक्सपेक्टेड ही जीएवी बन जाएगा, पर अगर एक्चुअल प्लस वैकेंसी ज्यादा आता है तो एक्चुअल रेंट जीएवी बनता है। ठीक। 4th में लिखिए, वेयर a house is let out for part of the year, let out for part of the year and self occupied for part of the year। मतलब आपका एक ही घर है, वो सिंगल घर, साल में कुछ महीने तो लेट आउट रहता है और कुछ महीने आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखते हो। जैसे शाहरुख खान का हिमाचल वाला घर जो हमने देखा था, 2 महीने उस घर में शाहरुख खान खुद रहता है और 10 महीने के लिए वो घर लेट आउट करके रखता है। तो ये वो 4th वाली सिचुएशन आ गई। ठीक है। अब इस केस में आपको क्या लिखना है, इसमें बस इतना सा लिखिए, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंप्यूटेड एज यूजुअल फॉर होल ईयर। एक्सपेक्टेड रेंट में आपको कुछ भी मंथली कंप्यूटेशन नहीं करनी है। आजो आजो आजो। बाकी 2 आ रहे हैं। चाय ज्यादा गर्म थी उनकी। क्या खराब हो गया? अच्छा, काम हो गया। किसका काम हो गया? अच्छा, काम पड़ गया, काम हो गया। ऐसा नहीं बोलते हैं, इसका काम हो गया। अच्छा, वो कोई तो मैंने अनसुना कर दिया और मैंने सुना काम हो गया। नहीं नहीं, देखो पहला पॉइंट ही स्टार्ट करा है, अभी कुछ खास नहीं करा। मुझे पता था ना लोग बाग गए हुए हैं हमारे खास, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 4th पॉइंट में देखो आप क्या बोला, ये शाहरुख खान का हिमाचल वाला घर है। इन शॉर्ट वो वाली कंडीशन स्टार्ट करी थी। हाँ, अरे यार तुम तो गलत ट्रैक पे चले गए। लास्ट वाले का, थर्ड वाले का, लास्ट वाले का, थर्ड वाले का बताती हूँ लास्ट में। पॉइंट ही स्टार्ट कर दिया ना, तो अब इसको बीच में नहीं रोकेंगे। ठीक है। शाहरुख खान के हिमाचल वाले घर की ट्रीटमेंट क्या होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में? हिमाचल वाला घर कौन सा था? जो 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता था और 10 महीने के लिए लेट आउट रहता था। याद है ना? शाहरुख खान हिमाचल, हाँ ये रहा, ये शाहरुख खान का हिमाचल वाला घर। हिमाचल वाला घर 2 महीने के लिए वो खुद रहता था और 10 महीने के लिए घर लेट आउट था। हमने देखो शाहरुख खान के पहले वाले घर के बारे में तो समझ लिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी क्या आती है? हमेशा निल आएगी, ये कंप्यूटेशन कर ली। दूसरा,
अगर आप लेट आउट करते हो पूरे साल भर के लिए तो भी कंप्यूटेशन हमने सीख ली जीएवी और एनएवी की। पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट दोनों है, तब क्या करना है वो कंडीशन हम अभी लिख रहे हैं। डन 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 डन, समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई भी समस्या? तो इस केस में आपको क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट जो आप निकालते हो ना, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे फाइंड करते हैं हम अनु? बिल्कुल एकदम, बस वो आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। हाई और लो, हाई और लो, हाई तो फिर जीएवी चला गया, 3 स्टेप में तो जीएवी आ जाता है, हाई लो करके आपका एक्सपेक्टेड रेंट आता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हायर वाले को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, लोअर वाला होता है एक्सपेक्टेड रेंट। उसमें कुछ भी आपको छेड़खान नहीं करनी है, ये एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर के लिए ही कंप्यूट होगा, महीनों में नहीं करना, 10 महीने का नहीं करना इसको। इसको कितने महीने का निकालोगे? पूरे 12 महीने का। क्यों? क्यों? 2 महीने तो वो खुद रह रहा है, तो सरकार की गलती है क्या? लेट आउट करो, पूरे 12 महीने लेट आउट करके रखो, गवर्नमेंट की गलती थोड़ी ना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड करना उसका खुद का डिसीजन है। एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे ईयर का निकलेगा, पूरे 12 महीने का निकलेगा इस कंडीशन में, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट दोनों है तो। अच्छा, अगर उल्टा केस होता तो 2 महीने के लिए लेट आउट होता और 10 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो भी यही होता, तो भी सेम यही वाला ट्रीटमेंट होता, सेम। किराए पे खुद ही रह रहा है, खुद भी नहीं रह रहा, अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। जो अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें ना तो वो किराए पे दे रहा है ना वो खुद रह रहा है, भूतिया घर, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है। आपकी चाय थोड़ी अलग स्पेशल बन रही थी विनीत, हैं? गुलाब की चाय क्या पी रहे थे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सीधा सीधा चल के आया है विनीत अंदर। हैंगओवर तो अगले दिन होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का कंप्यूट होगा। एक्चुअल रेंट क्या होगा? एक्चुअल रेंट क्या होता है? हाँ जी आयुषी जी, एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक मछली पानी में गई, छबैक, क्या करते हो यार? हाँ जी तांबी जी, वापस आ गई, ठीक है, हाँ वापस बाहर आ गई। एक्चुअल रेंट मतलब भाई आपने जितने टाइम पीरियड के लिए घर किराए पे दे रखा था उस टाइम का आपको जो रेंट रिसीव हो रहा है वो एक्चुअल रेंट होता है। हाँ, जैसे 10 महीने के लिए अगर आपने घर किराए पे दे रखा है तो आपको रेंट भी तो 10 महीने का ही मिलेगा ना। आपके लिए इनकम कितनी होगी? क्या आपकी इनकम पूरा 12 महीने का रेंट है क्या? आपकी इनकम केवल क्या है? 10 महीने का रेंट, तो इनकम टैक्स भी वही मानता है। एक्चुअल रेंट कैसे कंपेयर होता है? जितने महीने घर लेट आउट था। Actual rent will be computed for let out period. ओके, लिख लीजिए इसको। इसमें लिख भी लो, शाहरुख खान का हिमाचल वाला घर है इसका एग्जाम्पल।
थर्ड कंडीशन भी ऐसी ही थी। नहीं, थर्ड कंडीशन ऐसी नहीं थी। थर्ड कंडीशन में तो हमारी वैकेंसी आ रही थी ना। थर्ड कंडीशन मैंने आपको वैकेंसी वाली लिखवाई है ना। वैकेंसी के केस में तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हम अज्यूम नहीं कर रहे। वैकेंसी जब आ जाती है तब तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो हम वैकेंसी को भी ऐड कर देंगे। यहां पर तो वैकेंसी वाला कोई सीन ही नहीं है, आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ईच हाउस की अलग अलग कंप्यूटेशन होती है, हर घर की कंप्यूटेशन अलग अलग होगी। जैसे मान लो आपके पास में 3 घर हैं। फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नील। सेकेंड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नील। तीसरा हाउस चाह करके भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही अलाउड है। तो तीसरे घर की कंप्यूटेशन फिर आप इस हिसाब से कर दो, अगर ये सिचुएशन लग रही है तो। वरना जो सिचुएशन लग रही है उस अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन होगी। आपका वाला केस कौन सा है? वो तो नील हो गई। नहीं, बिल्कुल पूरे साल के लिए लेट आउट होगा। एक्सपेक्टेड पूरे साल का निकलेगा, एक्चुअल जितने टाइम के लिए लेट आउट था उतना। वेकेंट नहीं मानते हैं, वैकेंसी वाला मत करो। देखो वैकेंसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड से मिक्स मत करो, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको अगर बोलता है वेकेंट तो वैकेंसी वाला ट्रीटमेंट करना है, अगर बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ट्रीटमेंट करना है। दोनों को एक ना माने प्लीज, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अपने को ध्यान रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा वेकेंट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है, अनरियलाइज रेंट है, क्या है। वेकेंट मतलब किराए पे तो दे रखा है पर कुछ महीने के लिए किराएदार चला गया, अभी के लिए घर खाली पड़ा हुआ है, किराए पे ना जा रखा है, ऐसा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है कि आप खुद रह रहे हो, किराएदार नहीं रह रहा, आप खुद रह रहे हो। तो वैकेंसी और सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग है। फोर्थ कंडीशन में अपनी मर्जी से लेट आउट रहता है, हाँ बिल्कुल। फोर्थ कंडीशन में हम यही मानते हैं कि साल भर के लिए लेट आउट था। वैकेंसी में टेनेंट की मर्जी से, वैकेंसी तो टेनेंट की मर्जी से ही होगी ना। मान लो टेनेंट को 3-4 महीने के लिए अपने घर जाना है, तो वो 3-4 महीने का किराया क्यों लगाएगा, वो खाली करके चला जाएगा। आज जैसे आप ही लोगों, मान लो आप लोगों में से जो जो भी बाहर के हैं तो वो इधर रूम लेकर के रह रहे होंगे। अब आपके एग्जाम खत्म हो गए, आपको 2 महीने के लिए घर जाना है, तो आप पूरा खाली करके ही जाओगे। इंटरमीडिएट आपका हो गया, इंटर के एग्जाम दे दिए, अब ये देखना है कि सीधा फाइनल की क्लासेस के लिए आएंगे, तो 2 महीने ही नहीं 3-4 महीने के लिए जाना है इनफैक्ट आपको घर। या मान लीजिए आपकी क्लासेस खत्म हो गई, क्लासेस खत्म होने से एग्जाम के बीच में 4 महीने का ब्रेक है, 4 महीने यहां पर रह करके फालतू का किराया क्यों लगाएंगे, हम अपने घर जाएंगे और यहां वाला घर खाली करके जाएंगे। तो आपने वैकेंसी क्रिएट कर दी उस लैंडलॉर्ड के यहां पर। अगर वो वैकेंसी फिल हो जाती है तब तो कंटिन्यू चलता रहेगा उसका हिसाब किताब, और अगर वैकेंसी फिल नहीं होती है तो वैकेंसी वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सिचुएशन 3। ठीक है, ये सारी की सारी कंप्यूटेशन हमें ही करनी होती है, असेसी को, जिसको टैक्स पे करना है। ये कंप्यूटेशन कोई और नहीं करेगा। इसीलिए तो लोग बाग सीए या सीएमए रखते हैं, क्योंकि आज कोई साइंस स्ट्रीम वाला है, इनकम टैक्स तो उसको भी पे करना है ना। इनकम टैक्स तो हर किसी के लिए ही है, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इनकम टैक्स तो सबके लिए है। इसीलिए लोग बाग सीए या सीएमए हायर करते हैं। तो ये कंप्यूटेशन आप लोगों को तो करनी ही करनी है, खुद की भी करनी है, किसी दूसरे की भी करनी है, तो ढंग से समझना है इसे। डन, फोर्थ वाली सिचुएशन एकदम क्लियर। आगे चले नेक्स्ट।
फिफ्थ वाला लिखिए आप. इन केस सेम हाउस प्रॉपर्टी is let out and self occupied. जैसे मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है. इस घर का ये हो गया अपना फर्स्ट फ्लोर. ऐसे तो इसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, पर हाँ, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर. और ये हो गया अपना फर्स्ट फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर आपने रेंट पे दे रखा है, फर्स्ट फ्लोर पे आप खुद रहते हो. मैक्सिमम सिचुएशंस में यही केस होता है कि हम अपने घर में खुद भी रह रहे हैं और कुछ पार्ट हमने किराए पर भी दे रखा है. मैक्सिमम यही सिचुएशन होती है प्रैक्टिकली. तो जो बाकी लेट आउट होते हैं ना, वो जनरली कमर्शियल पर्पस से लेट आउट होते हैं. जो पूरी पूरी बिल्डिंग देते हैं ना, वो कमर्शियल पर्पस के होते हैं, पीजी पर्पसेस के होते हैं. नॉर्मल केसेस में ये चीज ही यही सिचुएशन होती है जो आपका प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है. तो सेम घर लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है. तब क्या करना है हमें? सिंपल कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी. जीएवी के अंदर एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल दोनों. कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी विल बी proportionately done. proportionately done मतलब सपोज ये दो एकदम सिमिलर यूनिट है, दोनों यूनिट्स एकदम सेम है. सेम कैसे हम पता लगाते हैं? एरिया वाइज. फ्लोर स्पेस के हिसाब से हम पता लगाते हैं. तो फ्लोर स्पेस के हिसाब से दोनों यूनिट्स बराबर हैं. तो आपका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आता है ना, उसे भी आप 1:1 के रेशियो में बांट दोगे. जो भी एक्चुअल रेंट आता है उसे भी 1:1 के रेशियो में बांट दोगे, या जो भी रेशियो क्वेश्चन में मेंशन होगा. क्वेश्चन में जो भी तरीका मेंशन है ना, फ्लोर स्पेस के बेसिस पे बांटना है, बराबर बांटना है, 60-40 बांटना है, क्वेश्चन बता देगा. उस अकॉर्डिंग हमें जीएवी को डिवाइड कर देना है बस. ठीक है. तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जाएगा वो निल. जैसे आप बांट रहे हो तो उसमें जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, इधर आता है लेट आउट, इधर आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड. सपोज लेट आउट है 60% और सेल्फ ऑक्यूपाइड है 40%. आप म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इधर आ गया आपका एक्सपेक्टेड, इधर आ गया आपका एक्चुअल. कंप्लीट 60% आएगा. कंप्लीट म्युनिसिपल वैल्यू 60%, फेयर रेंट 60%, स्टैंडर्ड भी 60 और एक्सपेक्टेड तो फिर अल्टीमेटली 60 ही आएगा. एक्चुअल भी आपको कितना लेना है? 60%. यहां पर भी 40% करोगे, बट जीएवी इधर आएगी 60%, इधर आएगी निल, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी निल होती है. एक्चुअल रेंट तो वैसे ही लेट आउट के लिए मिलेगा. जो एक्चुअल रेंट है ना, ये तो वैसे भी केवल लेट आउट के लिए मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो मिलेगा ही नहीं. तो इसको इसका बंटवारा नहीं करते. हाँ, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. हाँ. एक्चुअल रेंट पूरा का पूरा लेट आउट वाले में जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट मिला ही लेट आउट वाले पार्ट के लिए है. सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो एक्चुअल रेंट है ही नहीं, तो उधर एक्चुअल रेंट निल होएगा. ठीक है.
इस वाले में मैंने ये बताया है कि अगर हमारा एक ही घर, एक ही बिल्डिंग है, मतलब सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, उसी घर में आपने किराए पर भी दे रखा है और आपने खुद भी रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, लेट आउट भी है, तो इस केस में कंप्यूटेशन कैसे बताई है डिपार्टमेंट ने? कंप्यूटेशन करनी है एरिया वाइज, कितना एरिया लेट आउट है और कितना एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो तो निल हो जाएगा, और जितना पोर्शन लेट आउट है उस पोर्शन के अकॉर्डिंग आप प्रपोर्शनेटली कंप्यूटेशन कर दोगे। प्रपोर्शनेट करते हैं ना, जैसे मान लो 60-40 का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में कि 60% लेट आउट है, 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप स्टार्टिंग से 60-40 में बांट करके काम करोगे। जैसे अपना ही घर ले लो ना, मान लो एक फ्लोर आपने खुद रह रहे हो, एक फ्लोर आपने लेट आउट कर रखा है, तो इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी? पहले पूरा कंप्यूट कर लो और फिर या तो लास्ट में बांट दो या फिर स्टार्टिंग से बांटते हुए चले जाओ, एक ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम अपने मन से नहीं लेते, हाँ, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, और अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो हमारे को फ्लोर स्पेस पता होना चाहिए कि मेरे पूरे मकान का, जैसे मान लो अगर मेरा मकान है से फॉर एग्जांपल 500 गज का, तो उसमें से मैंने 250 गज लेट आउट दे रखा है, मुझे फ्लोर स्पेस पता होना चाहिए। नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर दो, अगर आइडिया नहीं है ना तो फिर अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर दो, ऐसा होता है। पता होता है, घर का तो पूरा वो होता है ना, नक्शा बना रहता है, तो अपने को पता होता है, जब वो नक्शा बनता है तो उसमें ऑलरेडी पूरा एरिया लिखा रहता है। ठीक, हमने अभी तक कभी ये चीजें देखी नहीं क्योंकि हमारे काम नहीं आता अभी, पर अगर आप अपने घर पे जाकर के मांगोगे घर का नक्शा दो, चांटा मिलेगा अभी तो, फिर बोलोगे अरे टैक्स के लिए चाहिए, बोला अच्छा रुक जा फिर देता हूँ, कि उनको पता लगे तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो। हाँ, तो उस नक्शे में अगर देखोगे ना सारी चीजें मेंशन रहती हैं। इस इनफैक्ट पूरा वो रूम वाइज एरिया पता रहता है कि इधर ये रूम है, इसका इतना एरिया है। जब बनाता है ना वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट, पूरी कंप्यूटेशन करता है। डन, क्लियर, ये हमारी जीएवी की सिचुएशंस थी। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग, डालिए डिडक्शंस फ्रॉम जीएवी। जीएवी में से आपको कितनी डिडक्शन मिलती है? जीएवी में से कितनी डिडक्शन मिलती है? जीएवी में से कितनी डिडक्शन मिलती है? जीएवी में से एक डिडक्शन मिलती है म्युनिसिपल टैक्स की। वो जो दोनों डिडक्शंस आप बता रहे हो वो एनएवी में से मिलती है। शब्द बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। जीएवी में से हमें केवल एक डिडक्शन मिलती है, लिखिए आप इसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के नाम से या प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से आपने जो टैक्स पे करा है उसकी डिडक्शन आपको जीएवी में से मिलती है। क्यों मिलती है? आप क्या कंप्यूट कर रहे हो? आप कंप्यूट कर रहे हो इनकम टैक्स, राइट। अब सपोज आपकी एग्रीगेट इनकम थी 20,000, इस 20,000 वाले पोर्शन पे
कुछ अमाउंट का टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो आप पूरी की पूरी कंप्यूटेशन क्या 20,000 पे ही दोबारा करोगे क्या? नहीं भाई, हम इस पार्ट को तो हटाएंगे ना। जो टैक्स हम सरकार को दे चुके हैं उस पे हम दोबारा टैक्स थोड़े ना देंगे। जितना टैक्स हमने दे दिया उसको हम माइनस करेंगे कि ये टैक्स मैं आपको पे कर चुका हूं, ये तो हमने दे दिया सरकार को। इसीलिए हम जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। अभी म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है भाई, आपका जो बिजली पानी का बिल वगैरह आता है ना, वो बिजली पानी का कनेक्शन जो है उन सब के ऊपर सरकार आपसे ओवरऑल मिलाकर के टैक्सेस लेती है हर साल, वो होता है म्युनिसिपल टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो आप पे करते हो वो होता है म्युनिसिपल टैक्स। ठीक, तो इसमें लिखिए आप पहला पॉइंट, डिडक्शन will be allowed, deduction will be allowed if, डिडक्शन आपको कब मिलेगी? पहला पॉइंट, अगर इफ बॉर्न BORNE मतलब खर्चा अगर असेसी ने किया होगा तो, इफ बॉर्न बाय असेसी। असेसी कौन है इधर? ओनर, घर का मकान मालिक। खर्चा किसने किया होना चाहिए? मकान मालिक ने। जेन्युइन सी बात है, घर की इनकम भी तो मकान मालिक की ही हो रही है ना, तो म्युनिसिपल टैक्स मकान मालिक की जेब से जाना चाहिए, टेनेंट की जेब से नहीं जाना चाहिए। ठीक, अभी आप बोलोगे टेनेंट पे करेगा ही क्यों? टेनेंट पे नहीं करेगा, पर मान लो इस साल का म्युनिसिपल टैक्स अभी के लिए टेनेंट ने पे कर दिया, लैंडलॉर्ड ने ही बोला तुम पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो इनकम टैक्स को ये नहीं पता ना, इन दोनों में ये बातचीत हुई है, बाद में दूंगा क्या करूंगा, इससे इनकम टैक्स को मतलब नहीं है। अभी टैक्स किसने पे करा है? टेनेंट ने। क्या जिम्मेदारी टेनेंट की बनती है क्या टैक्स पे करने की? नहीं, लैंडलॉर्ड की बनती थी, क्योंकि डिडक्शन भी किसे मिल रही है? लैंडलॉर्ड को। तो म्युनिसिपल टैक्स भी किसको पे करना है? लैंडलॉर्ड को। अगर नहीं करा तो, अगर टेनेंट ने पे करा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। भी जो माइनस करते हैं ना जीएवी में से, ये माइनस नहीं करने देंगे। ठीक, और सेकंड लिखिए आप, सेकंड कंडीशन क्या होती है? एक्चुअली पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल में आपने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया होना चाहिए, मतलब ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलती है। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हो गया पर पे नहीं करा, ड्यू तो हर साल होगा, पर आपने पे नहीं करा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर कब मिलेगी? जिस साल पे कर दोगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मेरे पास 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, ये 4 साल का डेटा है। इस साल का म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे नहीं करा था, इस साल का भी पे नहीं करा, और इस साल का भी म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे नहीं करा। ड्यू तो हर साल हुआ होगा ना। 23-24 का भी म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे नहीं करा, लेकिन 23-24 में मैंने 20-21, 21-22 और 22-23 का म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया। सपोज ये मिलाकर के बन रहा है 30,000 और करंट ईयर का बन रहा है मेरा 10,000। तो अभी क्या होगा? क्या मुझे 20-21 में डिडक्शन मिली होगी? मुझे 20-21 में डिडक्शन नहीं मिली होगी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है पेमेंट बेसिस पर। मैंने 20-21 में पेमेंट करा क्या? नहीं करा। पेमेंट नहीं करा तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। 21-22 में पेमेंट करा क्या? डिडक्शन नहीं मिलेगी।
22-23 में भी नहीं मिलेगी। अब 23-24 का बताइए। बिल्कुल, एकदम करेक्ट। ये 30,000 की डिडक्शन मुझे 23-24 में मिल जाएगी, पर इस 10,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि पे नहीं करा। पिछले सालों के पाप अगर आप इस साल में धो देते हो तो भगवान मान जाते हैं, ठीक है, बस पाप धो लो। इसी साल के पाप नहीं धोए तो कोई बात नहीं, पिछले साल के धो लिए ना, उसके लिए मान जाएंगे। इस साल के पाप अगले साल में धो लेना ब्याज के साथ में, ब्याज तो लगेगा। हाँ बताओ अक्षय। बिल्कुल बिल्कुल कर ही देते हैं। चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इकट्ठा हुआ जा रहा है। पे नहीं करा तुमने अभी, कट थोड़ी करते हैं हाथ की हाथ। बिल ही नहीं पे करा, चले जा रहा है, ड्यू हो जाता है ना। हाथ की हाथ ऐसा थोड़ी ना, आओ चलो ट्रैक्टर लेके चलो अक्षय के घर की बिजली काटनी है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, डन, समझ आया। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन में दो कंडीशंस हैं। पहली बात तो टैक्स किसने पे करा होना चाहिए, लैंडलॉर्ड, ओनर। और दूसरी बात, टैक्स एक्चुअली पे होना चाहिए। ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी पेमेंट बेसिस पर। ठीक है, नोट डालिए, नोट। म्युनिसिपल टैक्स includes services related tax like water, sewerage, etc. tax levied by लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल टैक्स कौन लेवी करेगा आप पे, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम। दूसरा पॉइंट, नो डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई जीएवी नहीं होती ना, जीएवी नहीं होती तो डिडक्शन कहाँ से लोगे, तो म्युनिसिपल टैक्स की भी डिडक्शन नहीं मिलती है। इसीलिए हम लोग ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जनरली सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। वैसे तो ध्यान लेट आउट वाले भी नहीं देते क्योंकि टैक्स ही पे नहीं करते। कौन आपको लगता है कोई ये एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट की कंप्यूटेशन करता होगा, नहीं करते। ठीक है, ये हमारा म्युनिसिपल टैक्स वाला टॉपिक आज हो गया। अब मेन इस चैप्टर के अंदर हमारे टॉपिक्स बच रहे हैं दो, एक तो डिडक्शन 30% वाली और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाली। ये दो मेन टॉपिक्स बच रहे हैं। अगर हम ऊपर इंडेक्स में जाएं तो देखो, डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ जीएवी हो गया। जीएवी में से जो डिडक्शन मिलती है वो हमने म्युनिसिपल टैक्स वाली कर ली है, अभी हमने बाकी की करनी है। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 का है तो बिल की डिडक्शन नहीं मिलती है, उसमें जो टैक्स वाला कंपोनेंट है ना उसकी डिडक्शन मिलती है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 का है तो पूरे 2000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसमें आपका जो टैक्स वाला कंपोनेंट होता है ना उसकी डिडक्शन मिलती है। नहीं मिलेगा, टेनेंट को डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक, धन्यवाद।